हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ सेल इंजरी के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है सेल इंजरी का। ठीक है, तो सेल इंजरी क्या होता है, वाया डेफिनेशन हम इसको समझेंगे। ठीक है, एंड इनके कॉजेज़ को जानेंगे एंड इनकी ये कितने टाइप की होती हैं एंड इनकी जो मॉर्फोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सेल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल इंजरी बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो सेल इंजरी क्या है? एनी डैमेजिंग इफेक्ट ऑन सेल। ठीक है, सेल्स पे कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट आने से क्या हो जाना, सेल का फंक्शन डिक्रीज हो जाना एंड अल्टरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, या सेल डेथ हो जाना इज कॉल्ड सेल इंजरी। ठीक है, एक बार और समझेंगे। एनी डैमेजिंग इफेक्ट ऑन सेल विच डिक्रीज द फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक, कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट आने से सेल्स के फंक्शन डिक्रीज़ हो जाना। ठीक है, वो क्या करते हैं, सेल के फंक्शंस को डिक्रीज़ कर देते हैं, प्लस सेल्स में कुछ भी अल्टरेशन, कुछ चेंजेस लाना या फिर और सेल डेथ हो जाना। ठीक, इज़ कॉल्ड सेल इंजरी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोलते हैं। ठीक है, तो जो डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इस बेसिकली क्या होते हैं कि कॉजेज़, तो जो सेल इंजरी कॉज करते हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी इटियोलॉजी को समझेंगे। इटियोलॉजी मतलब होता है कि कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जो सेल इंजरी को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिज़िकल एजेंट्स। ठीक, फिज़िकल एजेंट्स में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ट्रॉमा हो जाना। ठीक, ट्रॉमा की वजह से क्या हो जाना, सेल्स में डैमेजिंग होना। ठीक, या फिर कोई रेडिएशंस की वजह से, हीट एंड कोल्ड की वजह से। तो ये क्या होते हैं हमारे फिज़िकल एजेंट्स जो सेल में इंजरी कॉज करते हैं। सेकंड है हमारा कुछ केमिकल एजेंट जैसे एसिड है, एल्कलीज है, तो ये क्या है, सेल इंजरी कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉज में जो इटियोलॉजी में हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ टिश्यूज़। ठीक, एंड इस्चीमिया क्या है कि इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाना एंड इस्चीमिया का मतलब होता है कि ब्लड की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाना। ठीक, नेक्स्ट हमारा एजेंट में इटियोलॉजी में आता है माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, तो माइक्रोबियल एजेंट में हमारे कौन से आते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरियाज है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये क्या कॉज करते हैं, सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक कॉज है सेल इंजरी का। नेक्स्ट हमारा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या है कि हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड, मतलब कि यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ होना, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होना। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। तो ये भी क्या करते हैं, सेल इंजरी को कॉज करने का कारण है ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एटियोलॉजी में न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। ठीक, न्यूट्रिशनल की कमी हो जाना, जैसे हमें एग्जाम्पल में मिल सकता है स्टारवेशन एंड स्कर्वी। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, सेल इंजरीज कॉज करते हैं। ठीक है, कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारा था कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इंजरी। ठीक, टाइप्स ऑफ इंजरी हम देखेंगे, मैकेनिज्म एंड पैथोजेनेसिस देखेंगे किसकी, इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया की। तो हाइपोक्सिया मतलब है इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द टिश्यू। ठीक, इस्चीमिया मतलब इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई ऑफ द टिश्यू। ठीक, तो सेल इंजरी में हम, इंजरी क्या है हमारी, 2 टाइप्स की होती हैं। तो 2 टाइप्स में सबसे पहले हमारी है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक, एंड सेकेंड है रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेकेंड है हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। फर्स्ट हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेकेंड है हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है हमारी जिसमें
इट अकर्स इफ इस्चीमिया हाइपोक्सिया इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, ये हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी देख रहे हैं हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया के अकॉर्डिंग। ठीक, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी वो होती है जहाँ पे इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया की कंडीशन क्या हो, शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। ठीक, मतलब कि कुछ देर के लिए क्या हो गई हो, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई शट डाउन हो गई हो, उसके बाद क्या हो जाए वो रिस्टोरेशन, मतलब कि ठीक हो जाए। ठीक, एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, इट अकर्स इफ इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड परसिस्ट। इरिवर्सिबल सेल इंजरी तब बोलेंगे जहाँ पे वो कंडीशन, जहाँ पे हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया की कंडीशन क्या हो, लॉन्ग ड्यूरेशन की, लंबे समय की हो, एंड परसिस्ट मतलब कि लगातार वैसी ही कंडीशन बनी रहे, तब उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी का रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, जो सर्कुलेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शट डाउन हुआ, मतलब कि रुक गया, उसका क्या हो जाना, एकदम से रैपिड रिस्टोरेशन हो जाना ऑफ सर्कुलेशन का, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, इस्चीमिया हाइपोक्सिया लॉन्ग ड्यूरेशन के एंड परसिस्ट हैं, ठीक है, बने रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लीड्स टू सेल डेथ। इसमें क्या हो जाता है, सेल्स की डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये हमारी 2 टाइप की सेल इंजरी थी, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक, इसके बाद हम सबसे पहले समझेंगे इसमें चेंजेस इन रिवर्सिबल सेल इंजरी। जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उस समय पे बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हुई, मतलब कि ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इम्पेयर्ड हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो गई, ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे कि ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलिसिस होकर के उससे क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड बनने से अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो वहाँ पे हमारा कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन होने से पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, हमारा CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड ATP, मतलब कि एनर्जी का फॉर्मेशन। ठीक, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होने से पायरुविक एसिड से हमारा बनेगा लैक्टिक एसिड, ठीक, ATP एंड डिक्रीज हो जाएगा वहाँ पे क्या, pH लेवल, ठीक, सेल्स का। तो ये था हमारा किसके बारे में, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस्चीमिया हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हुई, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, सेल्स में डिक्रीज हो गई, बट ये कितनी देर के लिए होगा हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी में, शॉर्ट ड्यूरेशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन डिक्रीज होने से फॉर्मेशन ऑफ ATP क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ ATP डिक्रीज हो जाने से इसमें क्या चलेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, यहाँ पे ये क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि जो सेल्स हैं उनकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड ब्लड की सप्लाई डिक्रीज है, एरोबिक रेस्पिरेशन डिक्रीज हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन डिक्रीज होने से जो सेल्स है उनकी एनर्जी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो उनकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है, वो क्या होता है, इंक्रीज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, सेल्स की एनर्जी की को मेंटेन करने के लिए स्टार्ट होता है बॉडी में। तो इससे क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर ग्लाइकोजन है, स्टोर्स
जो इंट्रासेलुलर ग्लाइकोजन्स स्टोर फॉर्म में होता है आर डिप्लीटेड, ठीक है, उसका क्या होने लगेगा, डिप्लीशन होने लगेगा। डिप्लीशन होने से एंड इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है, एंड लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगेगा एंड एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक बार और समझेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक, इंक्रीज हुआ सेल्स की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, ठीक। इसके बाद जो इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है उसका डिप्लीशन होने लगेगा, ठीक। इसका डिप्लीशन इसलिए होता है कि सेल्स को एनर्जी मिल सके एंड उसकी एनर्जी लेवल को मेंटेन करा जा सके, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा हमारा, इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज होने से जो सेल्स का पीएच होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होने से पीएच ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ठीक। ये क्या करेगा, कॉज क्लम्पिंग करेगा ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। इसका क्या मतलब है, कोगुलेट द एंजाइम्स, ठीक। तो ये था हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमारा एक प्रोसेस होगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर, ठीक है। जो सेल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप चलता है उसका क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन। क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन डिक्रीज है, जिसकी वजह से सेल्स में सोडियम एंड पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ठीक। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है यहाँ पे कि सेल्स के अंदर से इनसाइड से आउटसाइड की तरफ क्या होते हैं, 3 सोडियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक, एंड 2 पोटेशियम आयंस क्या होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, मेंटेनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस सेल्स में, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि एनर्जी, और ये जब 3 सोडियम आयंस, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं एंड 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आते हैं बाय यूजिंग द एटीपी एनर्जी का यूज़ करके इन मूवमेंट्स में इन आयंस में मूवमेंट्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एटीपी नहीं है, एटीपी डिक्रीज है, तो इसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ठीक। सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर होने से जो सोडियम है वो इनसाइड सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इंक्रीज अमाउंट में, ठीक। अब इनसाइड सेल सोडियम आयंस इंक्रीज होने से क्या होगा, वाटर मूव्स करेगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू सेल्स, ठीक है। बाहर से वाटर क्या करेगा, ठीक है, मूव करेगा टू इनसाइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से टू सेल्स की तरफ, ठीक है, किससे, आइसोऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोपिक स्वेलिंग, इंट्रासेलुलर एडिमा, सेल्स के अंदर हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इंट्रासेलुलर एडिमा देखने को मिलेगा एंड स्वेलिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। बेसिकली यहाँ पे क्या था, एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज है, एटीपी ना होने की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर होने की वजह से सोडियम आयंस क्या होंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे अंदर से, सेल्स के अंदर से। अब सेल्स के अंदर वो क्या होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। अब सेल्स के अंदर इंक्रीज सोडियम इनसाइड सेल्स, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर होगा वो मूव करेगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू सेल्स, ठीक है, इनसाइड सेल्स। किसकी वजह से, जिससे कि वो आइसोऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल्स का मेंटेन कर सके। तो इसकी वजह से हमें हाइड्रोपिक स्वेलिंग देखने को मिलेगी एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर एडिमा भी बोल सकते हैं एंड स्वेलिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो ये था हमारा डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन की वजह से, फर्स्ट सोडियम पोटेशियम फेलियर एंड सेकंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म इंक्रीज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है जब
हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिक कंडीशन हो रिवर्सिबल सेल इंजरी में, तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज एटीपी एंड पीएच के डिक्रीज होने से, ठीक है, बिकॉज लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज हो गया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है, तो सेल्स का पीएच डिक्रीज हो जाएगा। तो पीएच के डिक्रीज होने की वजह से एंड एरोबिक रेस्पिरेशन डिक्रीज होने की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज हुआ है, तो जिसकी वजह से राइबोसोम्स आर डिटैच फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो राइबोसोम्स क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा चेंजेस इन रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चेंजेस इन इररिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इररिवर्सिबल सेल इंजरी के चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो इररिवर्सिबल सेल इंजरी में हम चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इररिवर्सिबल सेल इंजरी क्या करती है, इसकी वजह से क्या होता है, इट लीड टू सेल डेथ। ठीक, तो इसमें हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इफ़ इस्चीमिया परसिस्ट, मतलब क्या है कि जो इस्चेमिक कंडीशन है अगर वो परसिस्ट हो जाती है, मतलब कि बनी ही रहती है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्चीमिया। अगर इस्चीमिया की कंडीशन परसिस्ट है तो इसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूड इस्चीमिया कॉजेज इररिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। ठीक, कंटिन्यूस अगर इस्चीमिया की कंडीशन परसिस्ट है तो ये क्या कॉज करेगी इररिवर्सिबल। ठीक है, जो वापस नहीं आ सकते, मतलब कंडीशन वो जो रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इररिवर्सिबल माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें इररिवर्सिबल डिसफंक्शन लाती है, क्या, अगर कंटिन्यूस इस्चेमिक कंडीशन परसिस्ट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चेंज। ठीक, सेकंड क्या होता है, सेकंड है हमारा डिप्लीशन ऑफ एटीपी कॉजेज सेल मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक, डिप्लीशन ऑफ एटीपी मतलब कि एटीपी की कमी क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है। इट में ड्यू टू, अब इसमें सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से डैमेज होती है उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट है हमारा पॉइंट इसमें, लेक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी क्या कॉज करती है, शिफ्ट कर देती है ऑफ कैल्शियम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इनटू साइटोसोल। ठीक, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लेक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज शिफ्ट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इनटू साइटोसोल। ठीक है, क्या करती है, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, होने से कैल्शियम आयन को शिफ्ट हो जाते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि ये जो कैल्शियम है ये माइटोकॉन्ड्रिया से इनटू साइटोसोल में शिफ्ट होते हैं। ये कैल्शियम, दिस कैल्शियम एक्टिवेट करते हैं। अब ये साइटोसोल्स में जाकर के क्या काम करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को। अब फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्या करता है, विच डीजनरेट मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक, ये क्या कर देते हैं, डीजनरेट कर देते हैं फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन को। एक बार और समझेंगे इसको कि इस्चीमिया की कंडीशन परसिस्ट होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, डिसफंक्शन होता है, वो भी कैसा, इररिवर्सिबल डिसफंक्शन। इसकी वजह से सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है कि एटीपी के डिप्लीशन होने की वजह से, एटीपी की कमी होने की वजह से क्या कॉज होता है, सेल मेम्ब्रेन में डैमेज कॉज होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में डैमेज किस तरीके से होते हैं कि लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कैल्शियम आयन, कैल्शियम क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इनटू साइटोसोल। अब साइटोसोल में शिफ्ट होने के बाद ये जो कैल्शियम आयन है ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं किसको, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो कि क्या करता है, डीजनरेट कर देता है मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डीजनरेट कर देता है, ऑल्सो प्रोटीएज भी। ठीक है,
इसके बाद इसमें एक अनदर मैकेनिज्म होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ICCI मतलब है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में एक अनदर मैकेनिज्म होता है इज फ्री रेडिकल इंजरी। ठीक, अब फ्री रेडिकल इंजरीज यहाँ पे क्या मतलब है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं कॉजेज करते हैं मेम्ब्रेन इंजरी, ये भी क्या करते हैं मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इंजरी कॉज करते हैं, बाय लिपिड परऑक्सीडेशन एंड DNA डैमेज करते हैं एंड लीडिंग टू परमानेंट सेल इंजरी। और ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये क्या करते हैं परमानेंट, मतलब कि जो वापस नहीं आ सकती ऐसी सेल इंजरी को लीड करते हैं। ठीक, अनदर मैकेनिज्म क्या होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में फ्री रेडिकल इंजरी। फ्री रेडिकल इंजरी क्या करते हैं कॉज करते हैं मेम्ब्रेन इंजरी को बाय लिपिड परऑक्सीडेशन एंड क्या करते हैं DNA डैमेज करते हैं एंड क्या करते हैं लीडिंग टू परमानेंट सेल इंजरी। ठीक, इसके बाद हमारा ये क्या थे हमारे 4 पॉइंट थे, जब ATP के कमी होने की वजह से, डिप्लीशन होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से डैमेज होती है। ठीक, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डैमेज टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो भी डैमेज होती है, इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से क्या होती है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन भी डैमेज होती है। डैमेज टू लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच डाइजेस्ट द सेलुलर कंपोनेंट। अब ये एंजाइम क्या करता है जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाता है एंड इंड्यूस द न्यूक्लियर चेंजेस। ठीक, यहाँ पे 2 पॉइंट्स से समझने वाले कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं DNA डैमेज कर रहे हैं। ठीक, इनकी वजह से DNA डैमेज हो रहा है एंड परमानेंट सेल इंजरी। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या कर रहे हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं एंड जो सेलुलर कंपोनेंट्स है उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं प्लस एंड इंड्यूस द न्यूक्लियर चेंजेस। जो सेल्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या करते हैं चेंजेस लाते हैं एंड क्या करते हैं हेंस सेल डेथ। ठीक, इसके बाद क्या कर देते हैं सेल की डेथ कर देते हैं। तो ये हमारे चेंजेस किस में आते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। इसके बाद हम समझेंगे न्यूक्लियर चेंजेस के बारे में और उसके बाद ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये कहाँ पे आ जाते हैं लीक आउट हो जाते हैं सीरम यानी कि ब्लड में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में न्यूक्लियर चेंजेस के बारे में। ठीक, अब न्यूक्लियर चेंजेस क्या होता है इट अकर 3 स्टेप। ठीक, ये 3 स्टेप्स में मिलता है। ठीक है, ये कंडीशन 3 स्टेप्स की होती है। इसमें हमारे 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या होता है पिक्नोसिस। ठीक, अब पिक्नोसिस क्या है इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक, तो ये क्या है हमारी बेसिकली ये एक नॉर्मल सेल है। ठीक, इसके बाद ये क्या है ये उसका न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस है ये हमारी सेल है। ठीक, इसमें क्या है ये हमारा नॉर्मल न्यूक्लियस है। ठीक, इसके बाद पिक्नोसिस क्या होती है न्यूक्लियर चेंजेस क्या होते हैं जिसमें फर्स्ट कंडीशन हमारी पिक्नोसिस इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। पिक्नोसिस में क्या होती है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये क्या हो जाती है न्यूक्लियर श्रिंकेज। ठीक, न्यूक्लियस क्या हो जाता है श्रिंकेज हो जाता है। मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे कि इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, मतलब कि पिक्नोसिस में न्यूक्लियर श्रिंक कर जाता है। ठीक, इसके बाद सेकंड हमारा न्यूक्लियर चेंजेस है कैरियोरेक्सिस। ठीक, कैरियोरेक्सिस क्या होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियर क्रोमेटिन है ये क्या होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है कि ये क्या हो जाता है पार्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स में आ जाता है ये। ठीक, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारा सेकंड न्यूक्लियर चेंज है। थर्ड हमारा है कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस क्या होता है कि कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है इसका क्या हो जाता है कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे 3 न्यूक्लियर
चेंजेस आते हैं इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, वो भी मार्फोलॉजी में इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में 4 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी में, ठीक। तो मार्फोलॉजी में इरिवर्सिबल सेल इंजरी में फर्स्ट है हमारा नेक्रोसिस, सेकंड है हमारा एपोप्टोसिस एंड थर्ड है हमारा गैंग्रीन एंड फोर्थ हमारा मार्फोलॉजिकल चेंजेस है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। तो ये हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी का है। एंड इसके बाद है हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी में मॉर्फोलॉजी में, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट चेंज है हाइड्रोपिक स्वेलिंग, ठीक, सेकेंड हमारा फैटी चेंजेस, थर्ड म्यूकोइड चेंजेस एंड फोर्थ है हमारा हाइलेन चेंजेस, ठीक। तो ये आते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी के चेंजेस के बारे में समझा एंड सेल इंजरी क्या होती है, ठीक है, उसके कॉजेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एंड इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।